नमस्कार मित्रों, राजस्थान में पंचायती राज ये जो टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर आता है। मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। ये जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है राजस्थान में पंचायती राज, जो कि पंचायती राज व्यवस्था है, राजस्थान का स्पेशल वीडियो है। और ये जो वीडियो है मित्रों, रीट है, बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार, पीएसआई, मतलब राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सटीक और इम्पोर्टेंट जानकारी इसके अंदर मैं लेके आया हूं। और ऐसी कोई जानकारी नहीं रहेगी जो कि राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पंचायतों को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली रियासतें कौन सी थी? पहले देखो, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उनसे पहले 1947 से पहले भी राजस्थान के अंदर पंचायतों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। कौन कौन सी रियासतें थी? तो एक तो बीकानेर रियासत थी, जिसके द्वारा 1928 में पंचायतों को कानूनी मान्यता दी, और फिर थी एक जयपुर, जिसको 1938 के अंदर मान्यता प्रदान की गई थी। किनके द्वारा? देखो, ये रियासतें हैं, जिले नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज़ादी से पहले ये बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। 1949 में प्रशासनिक एकीकरण के बाद 16 अगस्त 1949 को संपूर्ण राज्य में एक समान व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी हुआ। बात 1949 की है। प्रशासनिक एकीकरण हो गया था। उसके बाद में 16 अगस्त 1949 को संपूर्ण राज्य में राजस्थान के अंदर एक समान व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी हुआ कि राजस्थान के अंदर समान व्यवस्था लागू की जाए, अलग अलग राज्यों के जिलों के लिए अलग अलग व्यवस्था न हो। तो उक्त आदेश के आधार पर पहली बार 1951 में नगर पालिका अधिनियम व 1953 में ग्राम पंचायत अधिनियम है वो जारी हुआ। नगर पालिका अधिनियम 1951 है और ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 है। राजस्थान में पहली बार 1954 में पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए गए। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले पंचायतों के चुनाव है कब आयोजित करवाए गए? तो पंचायतों के चुनाव है सबसे पहले कब आयोजित करवाए गए? 1951 के अंदर। ये चुनाव जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा संपन्न करवाए गए थे। तो प्रथम जो पंचायतों के चुनाव है किसके द्वारा संपन्न करवाए गए? तो ये पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए। अब बात कर लेते हैं अपन, पंचायती राज जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज जो विभाग है मित्रों, इसकी स्थापना है 1949 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जयपुर में है। ठीक ना, पंचायती राज विभाग का। पंचायती राज जो विभाग है 1983 से राजस्थान विकास द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा कौन सी पत्रिका है जारी की जाती है? तो राजस्थान विकास पत्रिका जारी की जाती है, जो कि द्विमासिक पत्रिका है, मतलब प्रति 2 माह के बाद में राजस्थान विकास पत्रिका है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाली जाती है। 1959 में राजस्थान त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। देखो, राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है 1959 में लागू की गई। यदि आपको पता है तो वैसे अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में विस्तार से। ग्राम पंचायत 1953 के तहत 1959 में ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 था, इसके तहत है 1959 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। तो राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो कब किया गया? तो 1959 में। 1959 में चौधरी लिखमाराम, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौधरी लिखमाराम जो है नागौर के जिला प्रमुख बने। और ये जो चौधरी लिखमाराम है भारत के प्रथम जिला प्रमुख थे। याद रखोगे, भारत के प्रथम जिला प्रमुख भी यही थे, और भारत के प्रथम जिला प्रमुख थे तो राजस्थान के ऑब्जर्व होंगे। 1960 में त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव संपन्न करवाए गए तथा नगेंद्र बाला कोटा की जिला प्रमुख बने। तो भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख की बात करें तो कौन है? नगेंद्र बाला, और यही राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख है। प्रथम जिला प्रमुख की बात करें तो कौन? चौधरी लिखमाराम।
और प्रथम महिला जिला प्रमुख की बात करें, ये तो 1959 में हो गए थे और ये 1960 के अंदर है। कोटा से चुनाव लड़ी नगेंद्र बाला और ये है राजस्थान की और भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख बने। 1993 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन के तहत 73वां व 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1993 के अंदर हुआ था और इसके तहत पंचायतों व नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई, तो 1953 में। और कौन से संशोधन के द्वारा दी गई, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन है उसके तहत है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई, अर्थात संविधान के अंदर इनको स्थान दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप व्यवस्था हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया, जो कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1954 लागू किया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, और ये जो लागू हुआ कब, तो 23 अप्रैल 1954 को। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, मतलब पंचायती राज अधिनियम 1994 है, ये कब लागू किया गया, तो ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। दिसंबर 1996 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। पंचायती राज अधिनियम है पारित कब किया गया, 1996 में, जो 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। चौथवें संविधान संशोधन के अनुरूप व्यवस्था हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया, जो कि 1 जून 1994 को लागू हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत तो है कौन सा है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता है, और 73वें संविधान संशोधन के तहत है वो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज को है वो संवैधानिक मान्यता दी गई और इसे लागू किया गया। पंचायती राज नियम में ये ध्यान रखना, आप इसको और इसको कनेक्ट नहीं करोगे, ये एक पंचायती राज अधिनियम है 1994, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994, जिसे लागू 1994 में किया गया, और दिसंबर 1996 में पंचायती राज नियम पारित किया, जो कि 30 दिसंबर 1996 को इसके अंदर संशोधन करके इसको नियम पारित किया गया, और 1 जून 1994 को है वो 74वां संविधान संशोधन है वो लागू किया गया। स्थानीय संस्थाओं से संबंधित वे कर्मचारी जिनकी भर्ती आरपीएससी द्वारा की जाती है, किनके द्वारा, आरपीएससी के द्वारा जिनकी भर्ती की जाती है, उन्हें प्रशिक्षण जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर कहाँ पर दिया जाता है, देखो हाईलाइट कर देते हैं। आरपीएससी का जो है प्रशिक्षण है कहाँ दिया जाता है, जयपुर में स्थित है कौन सा, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। कहाँ पर, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, इसके अंदर है आरपीएससी द्वारा जो नियुक्त किए जाते कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण जयपुर में स्थित कहाँ पर, इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के अंदर दिया जाता है, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है, और ये भी जयपुर में ही है। परंतु आरपीएससी के द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उसको तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी है उनको है जयपुर के ही अंदर स्थित है इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान, उसके अंदर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण कौन सा है, ये जो पंचायती राज से संबंधित है उनको। अब बात कर लेते हैं अपन मंडोर आपको पता होगा कहाँ है, जोधपुर में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र तथा अजमेर व डूंगरपुर में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ऐसा आ जाता है ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो मंडोर जोधपुर में है, और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है, तो वो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है, अजमेर व डूंगरपुर के अंदर है। एक व्यक्ति एक साथ तीनों ग्रामीण संस्थाओं का चुनाव तो लड़ सकता है। क्या, देखो ध्यान से देख लें, जो एक व्यक्ति है
वो तीनों ही ग्रामीण संस्थाओं का चुनाव तो लड़ सकता है, परंतु शहरी संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ग्रामीण संस्थाएं हैं तीनों ही। कौन सी ग्रामीण संस्थाएं? जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद के बाद में पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद में ग्राम पंचायत। इनके चुनाव है एक ही व्यक्ति एक साथ में लड़ सकता है। परंतु ये जो शहरी निकाय जो होते हैं, इसके पर जो चुनाव है एक साथ में नहीं लड़ सकता है। तो ये इतना आप ध्यान रखोगे। कोई भी व्यक्ति स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ विधानमंडल या संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखो, स्थानीय संस्था है, इनका चुनाव लड़ रहा है, तो विधानमंडल जो है या संसद है, मतलब एमएलए और एमपी, इनके चुनाव है वो नहीं लड़ सकता है। इतना आप और ख्याल रखोगे। यदि किसी व्यक्ति को 27/11/95 के तीसरी संतान पैदा हो तो स्थानीय संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ये कंडीशन ये ध्यान रखोगे, ये 3 संतान वाला जो रूल है ये कब से है? तो 27 नवंबर 1995 है। 27 नवंबर 1995 के बाद में तीसरी संतान है वो नहीं होनी चाहिए। यदि है तो पंचायती राज के जो संस्थान, स्थानीय जो संस्थाएं हैं, मतलब पंचायती राज और नगर निकाय, इनके चुनाव है नहीं लड़ सकता है। कोई सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए तो वे 6 माह के में नए चुनाव संपन्न करवाने आवश्यक हैं। ऐसे चुनाव में निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए मान्य होगा। अब देखो, कोई भी सदस्य है वो कार्यकाल पूर्ण नहीं करता है, तो उसके स्थान पर यदि आपको उपचुनाव करवाने होते हैं तो 6 माह के अंदर उपचुनाव करवाने आवश्यक है। और ये कंडीशन और है इसके अंदर कि ये जो चुनाव करवाते हैं, मान लो कि पहले का जो सदस्य है वो 3 साल के लिए रहा, तो बाद में जो उपचुनाव में चुना गया जो सदस्य है वो केवल 2 साल के लिए ही चुना जाएगा, न कि 5 साल के लिए। किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा 3 माह तक शपथ ग्रहण नहीं करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई भी निर्वाचित सदस्य है, उन्होंने 3 माह तक यदि शपथ ग्रहण नहीं की है तो उनकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाती है। स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारियों को पद मुक्त करने के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है। पदमुक्ति प्रस्ताव संस्था के गठन के प्रारंभ के 2 वर्ष और अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखोगे क्या कि पदमुक्ति जो प्रस्ताव है इन स्थानीय संस्थाओं के अंदर, तो लाने के लिए तो क्या जरूरी है? 3/4 बहुमत आवश्यक है। पदमुक्ति प्रस्ताव संस्था के गठन की शुरुआत के 2 वर्ष में और अंतिम जो वर्ष होता है उसके अंदर नहीं लाया जा सकता है। और अधिकतम प्रस्ताव एक कार्यकाल में अधिकतम 2 बार ही लाया जा सकता है। अधिकतम कितनी बार प्रस्ताव लाया जा सकता है? पदमुक्ति वाला 2 बार, और प्रथम 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष जो है, अंतिम जो वर्ष है, सॉरी 1 वर्ष नहीं, अंतिम वर्ष है, तो उसके अंदर है वो नहीं लाया जा सकता है। 2011 में नगरीय संस्थाओं के पदाधिकारियों को पद मुक्त करने के संबंध में 2011 में राइट टू रिकॉल लागू किया गया था। इसका एकमात्र बार प्रयोग 12/12/12 के मांगरोल नगर पालिका के सभापति अशोक जैन के विरुद्ध किया गया, परंतु पारित नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर देखो एक ले में बोला, बार है, लिखा भी इसीलिए ही है आपके लिए, और यहाँ पर और 12 का 12 दिसंबर 2012 के अंदर और 12 में ये है राइट टू रिकॉल है वो प्रस्ताव लाया गया था। क्या, कौन सा प्रस्ताव? राइट टू रिकॉल। कहाँ पर? 12 के मांगरोल नगर पालिका में लाया गया था। 27 मार्च 2015 को किए संशोधन के तहत इन संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु घर में शौचालय होने का शपथ पत्र देना आवश्यक है। जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसके अंदर जो
27 मार्च 2015 के बाद में ये व्यवस्था की गई, यदि कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है तो उनके लिए जो चुनाव दाखिला करवाता है उनसे पहले उनको एक शपथ पत्र देना होता है, जिसके अंदर ये प्रूफ करना है कि उसके शौचालय बना हुआ है और सुचारू भी है। भारत में नगरीय स्वशासन के 8 स्वरूप है, वो यह संस्थाएं कार्यरत हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं? 8 हैं। 8 कौन कौन सी है? पहले देखो नगर पालिका, नगर निकाय निगम है, दूसरी नगर पालिका है, तीसरा है विशेष उद्देश्य परक अभिकरण, राज्य सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। यहाँ अपन भारत की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान में कौन से वो भी देखेंगे। तो विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु है वो पारित ये है स्थापित किए जाते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 3 है। देखो ये कौन से विशेष उद्देश्य परक अभिकरण है? एक तो जयपुर में है, जोधपुर में है और अजमेर के अंदर है विकास प्राधिकरण है। ठीक है। उसके बाद में पतन न्यास है। पतन न्यास राजस्थान में नहीं है। नगरी भी राजस्थान के अंदर नहीं है। शहरी क्षेत्र समिति ये भी राजस्थान के अंदर नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र समिति राजस्थान के अंदर नहीं है। फिर है छावनी बोर्ड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे कि राजस्थान में के नसीराबाद में एक छावनी मंडल स्थापित है। राजस्थान के अंदर कितने छावनी मंडल है? तो राजस्थान में केवल एक ही है और है कहाँ पर? नसीराबाद के अंदर है। गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। देखो छावनी जो मंडल होता है ये इसको कंट्रोल कौन करता है? तो होम मिनिस्ट्री करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय करता है। वर्तमान में छावनी मंडल अधिनियम 2006 लागू है। वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है? तो छावनी मंडल अधिनियम 2006। वर्तमान में भारत में 62 छावनी मंडल कार्यरत हैं। यदि ऑल इंडिया की बात करें तो इसके अंदर कितने छावनी मंडल हैं? 62 है। इसका जो अध्यक्ष होता है, देखो छावनी मंडल का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो छावनी मंडल का अध्यक्ष है मित्रों, वो होता है सैन्य अधिकारी होगा। कोई भी सैन्य अधिकारी होगा, आर्मी ऑफिसर होगा। ठीक है ना, सैन्य अधिकारी होगा। आर्मी की कोई जरूरी नहीं है, सैन्य अधिकारी हो सकता है। उपाध्यक्ष कौन होगा? तो उपाध्यक्ष इसका जो है गैर सैन्य अधिकारी अर्थात जनप्रतिनिधि होगा, जो कि अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव होता है, इसी प्रकार से इनका होता है। परंतु छावनी मंडल का जो उपाध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल है मित्रों कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष का होता है। अब यहाँ जो ये टेबल आपको दिखाई दे रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ये आधार है यहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, बहुत टोटल इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इनके जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचित सदस्य कौन कौन से होते हैं? किसकी? ग्राम पंचायत की। सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और पंच होता है। पंच अर्थात वार्ड पंच होता है। ये है कौन से निर्वाचित सदस्य हैं? सरपंच ग्राम पंचायत का सदस्य है, उप सरपंच भी है और पंच भी है, परंतु पदेन कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना। अब पंचायत समिति है, इसका जो निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य अर्थात डेलीगेट। और इसके जो पदेन सदस्य कौन से होंगे? तो पदेन सदस्य देखो सरपंच, ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो पंचायत समिति का सदस्य है और एमएलए, संबंधित जो विधान सभा क्षेत्र है उनका जो एमएलए होता है वो भी पंचायत समिति का सदस्य होता है, इतना ध्यान रखोगे। जिला परिषद है तो जिला परिषद में निर्वाचित सदस्य है जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं वो प्रधान, एमएलए और एमपी। सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत है, इसका सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो ग्राम सचिव होता है, ग्राम सेवक होता है। ठीक है। और पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो सरकारी अधिकारी का हो या प्रशासनिक अधिकारी का हो एक ही बात है, तो इसका होता है बीडीओ, खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको फेमस नाम है सीईओ के नाम से जाना जाता है।
फिर देखो इन जो सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम एज क्या होती है, तो न्यूनतम एज 21 वर्ष होती है। किसकी? सरपंच, उप सरपंच, पंच कोई भी हो, तीनों ही संस्थाएं जो है इसके अंदर 21 वर्ष ही होना जरूरी है। शपथ है कौन दिलवाता है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पुटअप होता है शपथ वाला, क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है और गड़बड़ भी आपके हो जाता है। तो शपथ कौन दिलवाता है? पीठासीन अधिकारी। यहाँ देखो सभी के अंदर पीठासीन अधिकारी तो होगा, ठीक है ना, सभी में पीठासीन अधिकारी है, परंतु पीठासीन अधिकारी होता कौन है ये और ध्यान रखना आपको। शपथ है दिलवाई जाती पीठासीन अधिकारी, इसके अंदर तो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है पीठासीन अधिकारी होता है, उसके द्वारा दिलवाई जाती है ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य होते हैं उनको। किनको? सरपंच, उप सरपंच और पंच को। पंचायत समिति के जो प्रधान, उप प्रधान और डेलीगेट होते हैं उसको जो शपथ है किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उपखंड अधिकारी होता है, ठीक है ना, एसडीओ। ये भी पीठासीन अधिकारी, फिर से कह रहा हूँ पीठासीन अधिकारी के द्वारा, परंतु पीठासीन अधिकारी के रूप में होता कौन है? उपखंड अधिकारी होता है। और यहाँ पर जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य है, इनको शपथ है जिला कलेक्टर के द्वारा दिलवाई जाती है, जो कि एक पीठासीन अधिकारी के रूप में होता है। या मानदेय की बात करें तो अध्यक्ष का मानदेय 4000 है, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होता है प्रधान का मानदेय 7000 है और जिला प्रमुख का मानदेय 10,000 है। कार्यकाल की बात करें तो सभी तीनों संस्थाओं का जो कार्यकाल है मित्रों वो कितना रहेगा? 5 वर्ष ही रहेगा, ठीक है। अब चुनाव की बात करें तो चुनाव इसका होता कैसे? प्रत्येक चुनाव से सरपंच और पंच ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा वोट दिया जाता है और बहुमत के आधार पर इसको चुना जाता है। पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं, डेलीगेट होते हैं, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य होते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव देखो सदस्यों के द्वारा चुना जाना, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये कहाँ से होता है, किसके द्वारा, कौन कौन से होते हैं? तो अप्रत्यक्ष चुनाव है ग्राम पंचायत में तो उप सरपंच है, ये है देखो पंच मिलकर है अपने में से उप सरपंच का चुनाव करते हैं। और पंचायत समिति के अंदर प्रधान और उप प्रधान जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये जो डेलीगेट होते हैं पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये ही अपने में से प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख है इसका चुनाव करते हैं। अब बैठक की बात करें तो अनिवार्य बैठकें कितनी कौन कौन सी है यहाँ पर? तो अनिवार्य बैठकें मित्रों 1 माह में 2 बैठक होना जरूरी है। किसकी? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 बैठकें अनिवार्य हैं और पंचायत समिति जो है इसमें 1 माह में 1 बैठक अनिवार्य है, जबकि ये जो जिला परिषद है इसके अंदर 3 माह के अंदर 1 बैठक होना जरूरी है। कितने? 3 माह में 1 बैठक। यहाँ पर 1 माह में 1 बैठक और यहाँ पर 1 माह में 2 बैठक, इतना आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पर जो बैठकें होती है इसके अंदर भत्ता भी दिया जाता है। तो बैठक भत्ता है 200 रुपये दिया जाता है। किसको? ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनका 350 रुपये बैठक भत्ता है और 500 रुपये बैठक भत्ता किसका है? जिला परिषद सदस्यों का। कोरम देखो गण पूर्ति, इसकी बैठक हो तो बैठक के अंदर गण पूर्ति कौन को कैसे होगी? तो 1/3 सदस्यों से ही इसकी गण पूर्ति मानी जाती है, मतलब 1/3 सदस्य यदि उपस्थित हो जाते हैं तो बैठक आयोजित करवाई जा सकती है। अब ये त्याग पत्र वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र आप ध्यान रखोगे, सरपंच, उप सरपंच और जो पंच होते हैं ये त्याग पत्र देते हैं बीडीओ को। किसको देंगे? बीडीओ को। उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य देंगे प्रधान को, उप प्रधान प्रधान को देगा और पंचायत समिति सदस्य मतलब डेलीगेट है ये भी त्याग पत्र किसको देगा? प्रधान को। और प्रधान स्वयं है वो किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य जो होते हैं ये देंगे जिला प्रमुख को और जिला प्रमुख है अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लेना इसका। वार्ड संख्या या सदस्य संख्या, तो 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड या सदस्य होने जरूरी है। यदि 3-4 से अधिक यदि संख्या है तो अधिक के प्रति 1000 जनसंख्या पर
2 अतिरिक्त वार्ड चुने जाएंगे। 3000 है, मान लो 4000 हो जाते हैं, 3000 के अंदर तो 9 है और 4000 हो जाएंगे तो 9 + 2 11 हो जाएंगे, इस प्रकार से। और पंचायत समिति है, इसके अंदर 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड है या सदस्य होने अनिवार्य हैं। अधिक होने पर प्रति 1500 जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त होंगे। यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1500 है। जिला परिषद के अंदर 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे और अधिक जनसंख्या होने पर अधिक के प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। तो मित्रों देखो, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना, कि जो अपना पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंदर कैसे क्या है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। देखो, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना भाई, ठीक है ना। आपके कमेंट का मुझे रहेगा बेसब्री से इंतज़ार, तो कमेंट ज़रूर कर लेना। और आगे कौन सा वीडियो बनाना ये भी बता सकते हैं आप, ज़रूर बनाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी नहीं भूलना है। और देखो, आप भाग मत जाना, इसको क्या करना है, ये नाम क्या लिख रहा हूँ पता नहीं चल रहा है यार, चलो भाई। और इसके साथ में ये एक क्या है, घंटी को बना दूंगी घंटा, मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।